लास्ट वीडियो कुछ एरर की वजह से बीच में हो गई, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो जो जनरेशन की कहानी चलती है i3, i5 और i7, मीन्स i3, i5, i7, i9, तो वे वर्जन्स। अब इनमें भी जनरेशन आती है, ये क्या होती है भाई? देखो इसमें सीपीयू में जब हमारा प्रोसेसर होता है, इसमें एक डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर, मैंने बताया था आपको जब मेमोरी वाला पार्ट बताया था वहां पर। तो ये ट्रांजिस्टर का साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो जैसे जैसे जनरेशन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, फर्स्ट टू 11th जनरेशन तक, तो ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो रिड्यूस होता जाता है। और करंटली हम लोग 7 nm तक के साइज हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं। nm मीन्स नैनोमीटर, मीन्स ये हम एक तरीके से बोर्ड पे देख भी नहीं पाएंगे कि 7 nm कहाँ लगा है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो सपोज वहां पे 10 nm का लगा है, इसके बाद 8 से अब तो 5 nm की भी टेस्टिंग हो चुकी है, आगे आने वाला है। तो कुल मिला के फर्स्ट जनरेशन से लेके लास्ट की जनरेशन तक जो ट्रांजिस्टर की साइज है वो रिड्यूस होती चली जाती है। इसका फायदा क्या है? जितनी साइज रिड्यूस हो जाएगी, पावर कंजप्शन उतना ही कम होगा। पावर कंजप्शन जितना कम होगा, मतलब बैटरी बैकअप उतना ही ज्यादा होगा, बैटरी की लाइफ उतनी ही ज्यादा होगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस के लिए, है ना। तो i3, i5, i7, i9 तो हुए आपके सीपीयू के वर्जन्स। और जनरेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जितनी ही आगे की जनरेशन में आप जाएंगे 11th जनरेशन तक, फर्स्ट से लेके, तो ट्रांजिस्टर की साइज रिड्यूस होती जाएगी। फर्स्ट जनरेशन में ज्यादा होगी, सेकंड में कम होगी, थर्ड में और कम होगी, इसके बाद और कम होगी। तो जितने ही ट्रांजिस्टर का साइज कम होगा, पावर कंजप्शन उतना ही कम होगा, मतलब बैटरी की लाइफ बढ़ती जाएगी। तो ये होता है जनरेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब वापस आते हैं नंबर ऑफ बिट्स पे, जो मैंने रैम की कॉन्सेप्ट बता रहा था। कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमारा 32 बिट का या 16 बिट का सीपीयू है, उसमें आप 4 GB रैम लगा दीजिए तो हमारा सीपीयू इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रैम बढ़ाते जाओ तो सिस्टम बढ़ता जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी कहीं ना कहीं एक जगह लिमिटेशंस है। क्या? अब देखिए जरा इसको समझ के। कुछ सीपीयू 8 बिट के थे पहले, फिर 16 बिट का आया, आज की डेट में 32 बिट और 64 बिट चल रहे हैं। तो मैं 32 और 64 इन्हीं पे ही आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। देखिए है क्या, सीपीयू और रैम एक दूसरे के कंपैटिबिलिटी में चलती है। ये सीपीयू है, ये रैम है, एक दूसरे के प्रॉपर कंपैटिबिलिटी में चलेंगी। मतलब सीपीयू से डेटा कौन ले जाता है? रैम। तो रैम जितना डेटा सीपीयू को देगा उतना ही तो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, और जितना डेटा रैम ने सीपीयू को दिया उतना ही सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, और सीपीयू जितना रिवर्ट बैक करेगा रैम को उतना रिसीव भी करना चाहिए। ऐसा नहीं सीपीयू के पास पड़ा रहे, रैम रिसीव करे। बीच में L1, L2, L3 कैश भी होती है, तो L1, L2, L3 कैश तो चेंज होती रहती है उनकी, वो हमारी लॉजिकली जितने तक जाएगी उतनी लिमिटेशन है, लेकिन उसके बाद वो उसको स्लॉट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, लेकिन मेन चीज की रोल किसका होता है? रैम का। अब देखिए, अगर हमारे पास 32 बिट का कंप्यूटर है और विंडोज, मैंने पहले बता दिया था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, इंटेल प्रोसेसर की बात कर रहा हूं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सापेक्ष में ही बात हो रही है सारी। तो ये कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर पाएगा? इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर x, मतलब 2 टू द पावर 32 इतने बाइट। अब आप निकाल लीजिए 2 टू द पावर 32 की वैल्यू क्या होती है। तो मैं सीधा लिख देता हूं, आप निकाल के देख लीजिएगा। 2 टू द पावर 32 बाइट की 32 की वैल्यू इतनी आएगी। ठीक, अगर 32 बिट का सीपीयू है तो। अब रैम, इसमें सपोज करो रैम लगी हुई है 4 GB की। ठीक, कोई बात नहीं, 4 GB। अब अगर मैं, सॉरी, अब कैपिटल और स्मॉल अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये बाइट्स होता है, ये बिट्स होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब जरा आप 4 GB को बाइट्स में कन्वर्ट करिए, तो कैसे करेंगे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चार, ये अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट यूनिट बताऊंगा जहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डायरेक्ट कि 4 GB जो है इसको हम डायरेक्ट बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा।
सेम वैल्यू मिलेगा हमको 4294967296। आप निकाल के देख लीजिएगा निकलेगा कैसे, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एक बाइट में 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। इसके बाद 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 4 GB में इतने बाइट्स होते हैं और 2 to the power 32 इतना बाइट होता है। तो CPU की कैलकुलेशन ये रही और रैम की कैलकुलेशन ये रही। मतलब अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट है ये कि 32 बिट CPU पे मैक्सिमम आप 4 GB रैम लगा सकते हैं। आप 32 बिट का CPU यूज कर रहे हैं और आपने अगर 8 GB की रैम लगा दी तो फिर वो वर्क नहीं करेगी, या तो सिस्टम डिटेक्ट नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो 4 GB यूज करेगा, 4 GB ही ब्लैंक, 4 GB आपका ब्लैंक पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 8 बिट का निकाल लीजिएगा कि 8 बिट अगर CPU है तो कितनी मैक्सिमम रैम लगेगी, 2 to the power 8। 2 to the power 8 का मतलब सीधा ये होता है, सपोज करिएगा आपके पास 2 नंबर है, 0 2 नंबर ही होते हैं, तो अगर आपको एक का कॉम्बिनेशन बनाना है तो कितना बनेगा, 0 और 1 दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। तो मतलब हो गया क्या, 2 to the power 1। अगर दो कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 4। ये कितने बने, 2 2 के, तो क्या 2 to the power 2। अगर 3 का बनाओगे तो 0 0 0 0 0 1, है ना। इस तरीके से 7 तक बन जाएंगे, तो ये 0 7 तक 8 हो जाएंगे टोटल, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3। तो कंप्यूटर में दो कॉम्बिनेशन अगर आपको चेक करने हैं तो 2 to the power के फॉर्म में हम लोग कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो यहां से ये बात क्लियर हुई कि जो भी आपका कि कितना हमारा जितने नंबर ऑफ बिट्स का CPU होगा, रैम उसी अकॉर्डिंग लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास 16 बिट P4 कंप्यूटर है, आप उसमें 4 GB रैम लगा लो और काम कर लो, तो काम नहीं चलेगा। तो CPU और रैम की कंपैटिबिलिटी एक साथ चलती है कि कितने बिट का CPU है तो उतने ही बिट की रैम उस कंप्यूटर में लगेगी। 64 बिट का जो हमारा कंप्यूटर आता है, उस 64 बिट में क्या होता है कि हम लोग ग्रेटर देन 4 GB और ग्रेटर देन 8 GB की रैम भी यूज कर सकते हैं। अब देखो इसका एक और फायदा, कुछ लोग पता क्या कहते हैं कि मेरा CPU 32 बिट का है, इस पे आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दीजिए, नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि रैम उतनी लोड नहीं ले पाएगी, सिस्टम इंस्टॉल हो भी गया तो सही से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। या कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरा 64 बिट का CPU है, आप इसमें 32 बिट का OS डाल दीजिए तो शायद चलेगा। नहीं, फायदा क्या, फिर आपने 64 बिट खरीदा ही क्यों है जब आपको आधा ही यूज करना है। तो जितने बिट का आपका CPU है उतने ही बिट का आप OS यूज करिए और उसी की कंपैटिबिलिटी में आप रैम यूज करिए, तब आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो इसको मैंने ये बात आपको बताई, जो लोग ये कहते हैं कि रैम बढ़ाते जाइए तो सिस्टम की स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन ये बात ठीक है कि रैम बढ़ाने से सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर जितने बिट का CPU है उतने बिट के करस्पॉन्डिंग एक लिमिटेशंस होती है कि मैक्सिमम साइज ऑफ रैम इज दिस, इससे ज़्यादा आप रैम नहीं यूज करेंगे, यूज करेंगे तो वो वेस्ट है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका CPU और रैम के साथ। अब देखो इसके आगे एक चीज और बताता हूँ कि अगर आप यही चीज ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देते हैं, आप यूनिक्स पे आ जाते हैं, लाइनक्स पे आ जाते हैं, तो वहां पे आर्किटेक्चर कुछ और चलता है। ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको विंडोज के अकॉर्डिंग बताई है, ठीक है ना। अब देखिए एक यहाँ पे हमारी जो बेसिक जो जितना भी था शायद मैंने कंप्लीट कर दिया, मुझे इससे ज्यादा कोई और चीज दूर दूर तक दिख नहीं रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, कुछ और अगर रहता हो आप जो आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था CPU क्या है, इसके बाद मैंने डुअल कोर की जनरेशन से आपको बताना शुरू किया था, बहुत पुराना मैंने नहीं डिस्कस किया है। तो पहले आपने आपको डुअल कोर और कोर 2 में डिफरेंस बताया था, उससे पहले कैश का मतलब बताया था, L1 L2 L3 कैश क्या होती है, ठीक है ना। तो इस कैश पे और कोर पे बेस्ड था बेसिकली इनका डिफरेंस, तो मैंने कोर का मतलब बताया। फिर इसके बाद कोर में हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है कि फिजिकली उतने कोर नहीं होते हैं, हम लॉजिकली प्रोग्राम के थ्रू सॉफ्टवेयर थ्रू लॉजिकली उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, i3 i5 i7 i9, ये लास्ट वीडियो मैंने सारे डिस्कस किए हैं। i3 i5 i7 i9 इसमें क्या डिफरेंस होता है ना। यहाँ पे जहाँ पे भी मोबाइल लिखा है वो लैपटॉप
ट्रीट कर लीजिएगा आप लोग उसको, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशंस हो गए i3, i5, i7, i9, इसमें क्या डिफरेंस है ये भी डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक। i3, i5, i7, i9 वर्जन्स हैं, इनको ऑर्डर में क्यों रखते हैं, इसका भी रीजन आंसर मैंने दिया था लास्ट वीडियो में। जनरेशंस मैंने इस वीडियो में स्टार्ट किए हैं कि जनरेशन क्या होता है, जनरेशन का क्या फर्क पड़ता है, सीपीयू और रैम और नंबर ऑफ बिट्स की कंपेटिबिलिटी क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ठीक। तो मेरे हिसाब से जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं, ये टॉपिक्स किसी सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं, बट आपको मालूम होने चाहिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या कंप्यूटर को आज की डेट में आप कंप्यूटर मोबाइल से ये सारी चीज़ें आप लोग यूज करते हैं, तो टर्म आते हैं क्वाड कोर क्या है, ऑक्टा कोर क्या है, तो आप वो मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो आप देख लीजिएगा कि भाई अगर एग्जैक्ट, अगर सपोज करिए आपने ऑक्टा कोर के पैसे दे रहे हो और क्वाड कोर में ही हाइपर थ्रेडिंग लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, क्वाड कोर विद हाइपर थ्रेडिंग को परचेज कर लीजिए, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ेगा लेकिन काम दोनों के सेम रहेंगे, एफिशिएंसी सेम रहेगी, वर्किंग भी सेम करेगा। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ओएस डालूं, कितनी रैम डालूं, कितना क्या डालूं। तो ये बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर कोई चीज़ रह गई हो जो फंडामेंटल्स रिलेटेड हो इन प्रैक्टिकल सेंस, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम उसको आपके वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू।